परीक्षार्थं प्रजानाथ तस्य वै वायुवेगतः भवानूर्ध्वं प्रयत्नेन गन्तुमर्हसि सत्वरम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। बहुत दिनों के बाद उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में। बहुत दिन मतलब 17-18 दिन हो गए। 17 जुलाई को अंतिम कार्यक्रम मैंने बनाया था और उसके बाद पूरा यहाँ आ गए। कुंडली विश्लेषण वाले चैनल पे कुंडली कल से ही जा रही है मतलब, और इस बीच में आप लोगों को जो मैं बहुत बड़ी बात बताऊं तो लाइव वाले कार्यक्रम में भी मैंने कहा था कल शाम वाले में कि जहां पहले मैं रहता था, बिहार में रहता था, वहां से हमने अपनी जगह बदल ली है। अब पूरे तरीके से अपने पूरे परिवार के साथ शिफ्ट करके लखनऊ आ गए हैं। यहाँ पे ही अब सारी व्यवस्थाएं बन रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत होती थी रहने में भी। आसपास का माहौल बड़ा गड़बड़ और सुविधाओं की भी स्थिति थी। अब आप लोग तो देखते ही थे कि मैं कैसे बिजली और इंटरनेट की समस्या से जूझ रहा था। एक दिन तो लाइव में थे तो बिजली भी चली गई, एक दिन लाइव में तो थे तो इंटरनेट ही गायब। तो आप लोग सोच सकते हैं कि मैं कितनी समस्या के साथ वहाँ पे रह रहा था। 2019 से लेकर के 25 मई जून जुलाई तक हम लोग वहाँ रहे थे। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। यहाँ थोड़ा काम कुछ भी चल रहा है तो पीछे से थोड़ा बड़ा आवाज़ आएगा, पर इसी बीच में हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैंने लिखा है वर्गोत्तम ग्रह। वर्गोत्तम ग्रह की ना शास्त्रों में बड़ी महिमा गाई गई है। और इसमें भी अगर लग्न वर्गोत्तम हो जाए, जैसे यहाँ पे मेष लग्न की कुंडली बनी, यहाँ भी मेष लग्न की कुंडली बनी, कोई भी जातक जिसकी कुंडली में लग्न में जो राशि बनी है वही नवांश चक्र में भी वही राशि लग्न में बनी है, नवांश कुंडली के लग्न में, इसे वर्गोत्तम लग्न कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे वर्गोत्तम लग्न की कुंडली कहते हैं। वर्गों में उत्तम। और शास्त्रकार इसके लिए ये कहते हैं कि जो और मैंने भी अपने जीवन में जितनी कुंडलियाँ देखी हैं और जो वर्गोत्तम मिली हैं वो सफल ही हुई हैं। असफल तो एक कुंडली भी मैंने वर्गोत्तम कुंडली असफल होते नहीं देखी है। और शास्त्रकार में आचार्यों ने यही बात कही है कि जिस व्यक्ति की कुंडली वर्गोत्तम होती है या जिस व्यक्ति की कुंडली में ग्रह वर्गोत्तम होते हैं वो कुंडली सर्वोत्तम बन जाती है। आचार्य वैद्यनाथ ने भी यही बात कही थी। मैंने नवंबर में इस पे कार्यक्रम बनाया था जिसमें बात की थी कि कुंडली के एक से अधिक ग्रह अगर वर्गोत्तम होते हों तो व्यक्ति राजा तुल्य होता है। राजतुल्य, राजा से ऊपर, मतलब आप इसके लिए राजा शब्द इस्तेमाल ना करें। वो कुंडली बहुत उत्तम होती है। उसका धन अच्छा होता है, उसका वैभव अच्छा होता है, उसकी मति बुद्धि अच्छी होती है, उसका ज्ञान सर्वोपरि होता है। शास्त्रकार लिखते हैं व्योमस्त पाताल विलग्न भानाम वदंती नामानि मुनीन्द्रजाला तत्कंटकम केंद्र चतुष्टयम च वर्गोत्तमो तत्स्वनमांसकास्तु। है ना? इसका अर्थ है, कहा शास्त्रकारों ने, तत्कंटकम केंद्र चतुष्टयम च, या तो केंद्र में बनने वाली राशि, केंद्र में बनने वाली राशि, जैसे यहाँ केंद्र में 1 4 7 10 लिखा है, यहाँ भी केंद्र में 1 4 7 10 लिखा है। तो तत्कंटकम केंद्र चतुष्टयम च, केंद्र के चारों घर अगर सेम राशि का निर्धारण या निर्माण कर रहे हैं या तो ये वर्गोत्तम होता है, और या फिर वर्गोत्तमो तत्स्वनमांसकास्तु। ग्रह अगर वर्गोत्तम हो रहा है तो वो निश्चित रूप से जातक के लिए सुखदायी होता है। आप इसको किसी भी तरीके से आजमा करके देख सकते हैं कि वो व्यक्ति जिसकी कुंडली में ग्रह वर्गोत्तम है, जैसे चंद्रमा एक ही राशि में बैठ गए, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ 2 नंबर में बैठे हैं, यहाँ भी 2 नंबर में बैठ गए, यहाँ गुरु 10 नंबर में बैठे हैं, यहाँ भी गुरु 10 नंबर में बैठ गए। अब इसमें एक प्रश्न और आता है कि अगर मान लीजिए लग्न कुंडली में कोई ग्रह जैसे शनि यहाँ मेष राशि में बैठ गए तो नीच के हो गए, और अगर वो नवांश कुंडली में भी 1 नंबर में ही बैठ जाते हैं तो ये ग्रह वर्गोत्तम होने के कारण अपना नीच भंग राजयोग बनाएगा, और वर्गोत्तम होने के कारण
सेम नवांश या अपने उसी राशि में जाने के कारण ग्रह बलवान हो जाएगा। और हो सकता है कि वो ग्रह आपको अपनी दशा काल में, जो शनिदेव हैं या जो भी ग्रह वर्गोत्तम होकर बैठा है, वो नीच राशि में होकर के अगर वर्गोत्तम है, जैसे मान लीजिए गुरु यहाँ 10 नंबर में बैठे हैं तो नीच के हो गए, और अगर नवमांश कुंडली में भी वो 10 नंबर में बैठ गए तो और भी ज़्यादा अच्छी बात हो गई। इसका अर्थ होता है कि वर्गोत्तम ग्रह अगर नीच का बैठा है तो भी अच्छा है, और अगर उच्च का बैठा है और फिर भी वर्गोत्तम है तब तो सोने पे सुहागा है। क्लियर है? मतलब इसमें आप लोगों को जरा भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि क्या ग्रह नीच का हुआ और नवांश में भी नीच का हुआ तो उसका नीच भंग हो जाता है, और वर्गोत्तम होने के कारण वो ग्रह बली हो जाता है और बलवान परिणाम करता है। उसी तरीके से अगर केंद्र में बन रही राशियां सेम हों, जैसे 1 नंबर यहाँ भी लिखा, 1 नंबर यहाँ भी लिखा, तो ये भी वर्गोत्तम लग्न की कुंडली होगी, और ऐसे लग्न वाले जातक सुखी और श्रेष्ठ जीवन जीने वाले होते हैं। इसमें अब आप और भी कुछ क्या कह सकते हैं? ये कहेंगे कि पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, समाज में मान सम्मान मिलता है, उसका दारोमदार, उसके ऊपर जो है वो जितनी भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी वो बहुत मजबूती से उसका निर्वहन करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला होता है, उसकी बुद्धि अच्छी होती है, कुशाग्रता बनी रहती है। तो आप इसकी प्रशंसा अपने शब्दों में कर लीजिए। पर यह सीधा सा एक श्लोक था जिसका अर्थ मैंने आपको सिर्फ बता दिया है। क्लियर है? अब कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था वो शिव पुराण का था, जिसका अर्थ ये कहता है कि जब भगवान नारायण में और भगवान ब्रह्मदेव में इस बात की प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता होती है कि मैं पहले और मैं बड़ा हूँ, मैं पहले आया हूँ और मैं बड़ा हूँ, मैं ज़्यादा आगे हूँ, तो इन दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है। उसी समय एक बहुत ही अंतहीन विशाल लिंग का प्रादुर्भाव होता है, शिवलिंग का प्रादुर्भाव होता है। ऐसी स्थिति प्रकट होने के बाद ब्रह्मदेव, विष्णुदेव ये दोनों इस बात का चिंतन करते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं मैं आकाश की तरफ जाकर के इस जो विशाल आकृति बनी है इसका अंत ढूंढता हूँ, और आप पाताल में जाइए। दोनों ढूंढने निकलते हैं पर कहीं पे उनको उसका अंत नहीं मिलता है। फिर क्या होता है वो कल बताऊंगा। अब कार्यक्रम आप लोगों को निरंतरता से मिलने लगेगा। विश्लेषण वाले चैनल पे विश्लेषण जाने लगा है, इस चैनल पे अब ज्योतिष के कार्यक्रम मिलने लगेंगे। वार के हिसाब से जैसे मैं पहले कार्यक्रम बनाता था, शनिवार को जैसे मैं लाइव आता था, वो सब अब चालू हो जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।